तो आ गए आप। आ गए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर देना और हाँ, बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि आपको नई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। स्टोरी एनिमीडिया, कहानियों की नगरी। ये कहानी है रमेश, उसकी पत्नी सुधा और रमेश की बहन निशा और उसके पति गगन की। वो चारों उज्जवलपुर के रहने वाले थे। रमेश की बहन की शादी गगन से 1 साल पहले हुई थी। गगन एक बहुत ही बदतमीज किस्म का आदमी था। वो रिश्तों की भी कदर नहीं करता था। वो जिस भी लड़की को देखता था उसे छूने की कोशिश करता था। निशा गगन की इन सब हरकतों से वाकिफ थी, क्योंकि कई लड़कियों ने उसकी शिकायत उसके घर आकर निशा से करी थी। एक दिन पूजा नाम की लड़की उसके घर आती है और निशा से कहती है, देखो निशा, तुम्हें बहुत दुख होगा, लेकिन मैं तुमसे छुपाना नहीं चाहती। तुम्हारा पति निहायत बदतमीज आदमी है। अभी मैं मार्केट में सामान खरीद रही थी, वो पीछे से आकर मेरी कमर पर हाथ फेरने लगा। ये तो शुक्र मानो कि मैंने ये बात अपने पति को नहीं बताई, नहीं तो आज तुम्हारे पति की खैर नहीं थी। उसको समझा देना कि आगे से किसी के साथ भी बदतमीजी करने से पहले 100 बार सोचे। मुझे माफ कर दो पूजा, मैं अपने पति की हरकतों से बहुत परेशान हूँ। कितनी औरतों ने उसकी शिकायत मुझसे करी है, लेकिन मैं क्या करूँ। मैं एक औरत हूँ, उसे छोड़ भी नहीं सकती। हर बार उससे मेरी इस बात पर लड़ाई हो जाती है, पर पता नहीं वो किस मिट्टी का बना है, जो औरतों को देखकर अपना आपा खो देता है और उनसे छेड़खानी करने लगता है, उनके साथ संबंध बनाने की कोशिश करता है। लेकिन कोई बात नहीं, तुम ये बात किसी से मत बताना। वो घर आ जाएगा तो मैं उसे समझा दूंगी। फिर शाम को जब गगन घर आता है तो निशा उस पर बहुत गुस्सा करती है और वो कहती है, तुम किस मिट्टी के बने हो? तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आती? हर दूसरे दिन कोई ना कोई औरत तुम्हारी शिकायत मेरे से करती है, लेकिन तुम्हें बिल्कुल भी अफसोस नहीं होता। तुम देख लेना, अब की बार मैं अपने मायके चली जाऊंगी और अपने घर वालों को सारी सच्चाई बता दूंगी। तुम्हें तो बिल्कुल शर्म नहीं आती है। आज वो पूजा फिर आई थी तुम्हारी शिकायत करने। क्या जरूरत थी तुम्हें उसे छेड़ने की? अरे मुझ में कोई कमी है क्या जो हर दूसरी औरत को तुम छेड़ते हो? ऐसा है, मेरे साथ ज्यादा चपर चपर तो करे मत ना, ठीक है? मर्द हूँ मर्द, तो औरतों को छेड़ूंगा ही। ये तेरे बाप का क्या जाता है इसमें? और मुझे ना बार बार मायके जाने की धमकी मत दिया कर। तुझे जाना है तो चली जा, लेकिन मैं अपने शौक नहीं छोड़ूंगा। और नई नई औरत मेरा एक शौक है, उन्हें छेड़कर मुझे सुकून मिलता है। और चल जा यहाँ से, खाना लेकर आ मेरे लिए। निशा उसकी बात पर बहुत गुस्सा करती है। उन दोनों की बहुत बहस भी होती है, लेकिन लास्ट में औरतों को ही झुकना पड़ता है। फिर वो उसको खाना लाकर दे देती है और वो दोनों खाना खाकर सो जाते हैं। अगले दिन निशा के पास उसके भाई रमेश का फोन आता है और वो कहता है, बहन निशा, इस बार मम्मी पापा चाहते हैं कि तू होली के लिए कुछ दिन पहले ही रहने आ जा। इस बार हम पूरा परिवार मिलकर होली मनाएंगे, तो तू जीजा जी से कह देना कि अपने ऑफिस से छुट्टी ले लेंगे 1-2 दिन की और हमारे यहाँ होली पर रहने आ जाएं। हम सब बहुत मस्ती करेंगे। अरे वाह भैया, ये तो बहुत अच्छा प्लान है। मैं भी मम्मी पापा से मिलने के लिए बहुत तरस रही हूँ और बहुत टाइम भी हो गया है, मैं घर पर भी नहीं आई हूँ। मैं तुम्हारे जीजा जी से बात करके तुम्हें बताती हूँ। फिर निशा गगन से बात करती है कि उसके भाई ने उन दोनों को कुछ दिन के लिए घर पर रहने के लिए बुलाया है। उसके मम्मी पापा भी चाहते हैं कि इस बार होली हम उनके साथ मनाएं। गगन भी मान जाता है और वो दोनों घर चले जाते हैं कुछ दिन वहाँ रहने के लिए। वहाँ जाकर जब गगन रमेश की वाइफ को देखता है तो उसका दिल उस पर आ जाता है और वो मन में कहता है, अरे वाह, हमारी सलज तो बहुत ही सुंदर है और इसका मजा अगर मैं ना लूं तो फिर बात ही क्या। इसको तो एक बार छूना चाहता हूँ मैं। वो जब सोच रहा होता है तो अचानक से रमेश की आवाज आती है, क्या सोच रहे हो जीजा जी? कोई परेशानी है क्या? अरे नहीं नहीं साले साहब, कोई परेशानी नहीं है। मैं तो बस ये सोच रहा हूँ कि सलज जी दिन पर दिन और भी ज्यादा खूबसूरत होती जा रही हैं। लगता है आपके प्यार का असर है। वो इतना कहता है कि सुधा उसके पैर छूने के लिए आ जाती है और फिर पैर छूने लगती है। जैसे ही वो उसके पैर को छूती है, गगन उसके सिर से लेकर उसकी पीठ तक हाथ फेरता है। ये सब सुधा को बहुत अजीब लगता है, लेकिन वो सोचती है कि शायद ये गलती से हुआ होगा।
फिर अगले दिन गगन सुधा को बुलाकर कहता है, अरे सलज जी, जरा मुझे एक गिलास पानी तो दे दीजिए। हाँ जीजा जी, बस अभी पानी लेकर आती हूँ। सुधा गगन के लिए पानी लेकर जाती है। जैसे ही सुधा गगन को पानी देती है, वो मौका देखकर उसका हाथ पकड़ लेता है। ये क्या कर रहे हैं आप जीजा जी, मेरा हाथ छोड़िए, ये क्या बदतमीजी कर रहे हैं आप। और वो ग्लास छोड़कर वहाँ से भाग जाती है। फिर वो अपने कमरे में जाकर गगन के बारे में सोच रही होती है और ये निश्चय करती है कि वो उसकी हरकतों के बारे में अपने पति रमेश को बताएगी। पर साथ ही साथ उसे लग रहा था कि कहीं उसके पति ने उसका विश्वास नहीं करा तो, क्योंकि वो जीजा है और कोई भी भाई अपनी बहन का घर नहीं तोड़ना चाहेगा। फिर होली का दिन भी आ जाता है। गगन पूरी तरह से शराब पी के धुत हो जाता है और वो एक मौका ढूंढ रहा होता है कि किसी भी तरह वो सुधा को छुए। उसे वो मौका मिल भी जाता है। वो रंग लगाने के बहाने सुधा के कमरे में जाता है और उसे मुंह से लेकर उसकी गर्दन तक रंग लगाता है। सुधा को ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगती और वो उससे अलग हो जाती है। अरे सलज जी, बुरा न मानो, होली है। होली है तो क्या हुआ जीजा जी, होली के बहाने आपको ये हक किसने दिया कि आप मेरे साथ बदतमीजी करें। इतना कहकर सुधा वहाँ से भागकर अपने पति के पास चली जाती है। फिर रमेश सुधा से कहता है, सुधा, यहाँ पर गुजिया खत्म हो गई हैं। तुम अंदर किचन में से जाकर गुंजिया ले आओ। जी मैं अभी लेकर आती हूँ, मुझे बस 2 मिनट दीजिए। सुधा अंदर किचन में गुजिया लेने के लिए चली जाती है। गगन भी उसे जाता देख उसके पीछे पीछे जाता है और गगन उसे अकेला देखकर उसे पीछे से जाकर पकड़ लेता है। वो मुड़कर देखती है तो गगन को देखकर डर जाती है और उसे बहुत तेज थप्पड़ मारती है। सुधा गगन को बहुत तेज धक्का देती है। ये बात उसकी ननद निशा देख लेती है और वो कहती है, भाभी आपने मेरे पति को थप्पड़ क्यों मारा है, आखिर बात क्या हुई है। सुधा डरती डरती निशा को गगन की सारी बात बता देती है। उसकी सारी हरकतों के बारे में बता देती है कि किस तरह से गगन उसे बार बार छूने की कोशिश कर रहा था। वो सबको बताना चाहती थी लेकिन डर के मारे नहीं बता पा रही थी, क्योंकि उसे डर था कि निशा और रमेश उस पर विश्वास नहीं करेंगे। अपनी भाभी की सारी बात सुनकर निशा गगन को बहुत तेज थप्पड़ मारती है और कहती है, तुमने बाहर तो मेरी बेइज्जती करा ही रखी थी, मेरे घर में भी मेरी बेइज्जती करा दी। नहीं निशा, ये झूठ बोल रही है। मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया। और सुधा, अगर तुम्हें मेरा रंग लगाना पसंद नहीं था बता देती, ऐसे झूठ क्यों बोल रही हो। झूठ भाभी नहीं तुम बोल रहे हो, बहुत अच्छे से जानती हूँ मैं तुमको। इतने में ही उसका भाई रमेश आ जाता है और वो पूछता है, तुम लोग ऐसे क्यों खड़े हो, आखिर बात क्या है। फिर निशा अपने पति की सारी गलत हरकत के बारे में रमेश को बता देती है कि गगन एक घटिया किस्म का आदमी है और उसने दूसरी औरतों के साथ तो बदतमीजी करने की कोशिश करी ही थी, लेकिन उसने भाभी के साथ भी बदतमीजी करने की कोशिश करी है आज, और अब वो उसके साथ नहीं रहेगी। रमेश निशा की सारी बात सुन के ये निर्णय लेता है कि अब वो निशा को उसके पति के साथ नहीं रहने देगा और वो गगन को वहाँ से चले जाने के लिए कह देता है और ये भी कह देता है, आप मेरी बहन के पति थे, पर तुम इस लायक नहीं हो कि कोई भाई अपनी बहन तुझे दे दे। तुम जैसे आदमी के साथ अब हमारा कोई रिश्ता नहीं है, निकल जाओ यहाँ से। फिर रमेश सुधा से कहता है, तुम मेरी पत्नी हो, अगर तुम किसी बात से परेशान हो या कोई तुम्हें इस तरह से परेशान कर रहा था तो तुम्हें ये बात मुझे बतानी चाहिए थी। आखिर मैं तुम्हारा पति हूँ, तुम्हारी रक्षा करना मेरा फर्ज है। मुझे माफ कर दीजिए, मैंने ये बात इसलिए नहीं बताई कि मुझे डर लग रहा था कि कहीं आप और दीदी मेरा विश्वास करेंगे भी या नहीं। हमारे समाज की यही तो सबसे बड़ी परेशानी है कि औरत डर डर में ही अपनी जिंदगी निकाल देती है। तुम्हें ये डर था कि मैं तुम्हारा विश्वास नहीं करूंगा, और इधर मेरी बहन एक ऐसे आदमी के साथ रह रही थी जो उसकी इज्जत भी नहीं करता और दूसरी औरतों को खिलौना समझता है। आखिर ये कब तक चलेगा। हमें औरतों को समझाना होगा कि वो अपने हक के लिए लड़ें और किसी को भी ये हक ना दें कि वो उनका फायदा उठाए। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर देना, और हाँ, बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि आपको नई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे।